नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं 11 मार्कर को, जो कि भूगोल की आधुनिक तकनीक से संबंधित है। आज की इस वीडियो में हम सुदूर संवेदन से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो पर। उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारी 3 मार्कर बुक परचेस नहीं की है तो आप अपने मार्केट में जाकर 3 मार्कर बुक परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको व्यवस्थित 3 मार्कर प्रश्न मिल जाएंगे पेपर 1, 2 एवं 3 के। साथ ही साथ आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स भी ले सकते हैं। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, भूगोल की आधुनिक तकनीक, मध्य प्रदेश, एथिक्स, हिंदी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। सुदूर संवेदन, सुदूर संवेदन का अर्थ है 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। सुदूर संवेदन का अर्थ है किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े एकत्रित करना या संग्रह करना सुदूर संवेदन कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े एकत्रित करना सुदूर संवेदन कहलाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है। यह इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो है वह हैदराबाद में स्थित है एवं यह इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। सुदूर संवेदन के उपयोग या अनुप्रयोग पर भी हम चर्चा करेंगे। मौसमी घटनाओं की जानकारी देते हैं, जैसे खतरनाक हवा या चक्रवात की जानकारी हमें सुदूर संवेदन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। दुश्मनों की स्थिति व गतिविधि का पता लगाया जा सकता है। जो सेना के जवान आदि होते हैं प्रमुख रूप से इसका उपयोग करते हैं सीमा विवाद आदि सभी मुद्दों पर। दुश्मनों की स्थिति व गतिविधि का पता लगाया जा सकता है सुदूर संवेदन के कारण। प्राकृतिक घटनाओं का पता लगाने में भी सुदूर संवेदन का उपयोग होता है। समुद्र में पानी का स्तर, बर्फ की मात्रा आदि का पता लगाया जाता है सुदूर संवेदन के माध्यम से। प्राकृतिक संसाधनों का आकलन, प्रबंधन, सर्वेक्षण, निगरानी में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ चित्र द्वारा भी बताया गया कि सूर्य सौर जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं उनके द्वारा समस्त जानकारी पृथ्वी की जाती है। यहाँ पर दिखाया गया है सुदूर संवेदन का एक चित्र। जनसंख्या के आकलन हेतु भी सुदूर संवेदन का प्रयोग किया जाता है। सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं के प्रबंधन में, कृषि क्षेत्र जैसे फसलों की उपज एवं प्राकृतिक आपदा का आकलन, वन, पर्यावरण, भूमि, जल, खनिज आदि के अध्ययन में भी सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाता है। एक बार पुनः देख लेते हैं। मौसमी घटनाओं की जानकारी में दुश्मनों की स्थिति व गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। प्राकृतिक घटनाओं का पता लगाने में समुद्र में पानी का स्तर, बर्फ की मात्रा आदि का पता लगाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का आकलन, प्रबंधन, सर्वेक्षण, निगरानी में। चित्र भी आपको दिखाया गया है। जनसंख्या के आकलन हेतु सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं के प्रबंधन में भी सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसे में प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाता है। कृषि क्षेत्र जैसे फसलों की उपज एवं प्राकृतिक आपदा का आकलन, वन, पर्यावरण, भूमि, जल, खनिज आदि के अध्ययन में भी सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी तकनीक के विकास क्रम को समझाइए, यह भी पूछा जा सकता है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 1858 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक G.F. टूनचान गुब्बारे की सहायता से पेरिस के ऊपर उड़ते हुए चित्र लिए और इसके आधार पर कुछ सटीक निष्कर्ष पर पहुंचे। तो इसकी जो शुरुआत है 1858 में हुई थी। फ्रांसीसी वैज्ञानिक G.F. टूनचान ने गुब्बारे की सहायता से पेरिस के ऊपर उड़ते हुए चित्र लिए और इसके आधार पर कुछ सटीक निष्कर्ष पर पहुंचे। 1862 में गुब्बारे की सहायता से अमेरिकी सेना द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों के चित्र लिए गए। तो 1858 में इसका प्रयोग किया गया और 1862 में गुब्बारे की सहायता से अमेरिकी सेना द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों के चित्र लिए गए। 1962 में पहली बार टेलीकास्ट नामक एक सक्रिय उपग्रह छोड़ा गया और 1963 में सीकॉम सेकंड नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। तो इस प्रकार से इसका जो विकास क्रम है कि 1858 में प्रारंभ किया गया, 1862 में गुब्बारे की सहायता से अमेरिकी सेना द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों के चित्र लिए गए एवं 1962 100 वर्षों बाद पहली बार टेलीस्टार नामक एक सक्रिय उपग्रह छोड़ा गया और 1963 में सीकॉम सेकंड नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि प्रारंभिक परीक्षा जो कि 2021 के लिए 90 दिन रह गए हैं, उसके लिए आप हमारी यूनिट 7, 8, 9, 10 आदि की PDF भी परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के नोट्स भी आप PDF द्वारा परचेस कर सकते हैं। हमारा जो नंबर दिया रहता है 7067923410, इस पर संपर्क करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। भारत में रिमोट सेंसिंग के जनक किसे कहा जाता है? तो पिथरोथ रामा पिथरोटी को रिमोट सेंसिंग के जनक कहा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पिथरोट रामा पिथरोटी को रिमोट सेंसिंग का जनक कहा जाता है।
इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग की कार्यप्रणाली को समझाइए। तो सुदूर संवेदन के अंतर्गत वस्तुओं द्वारा परावर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण तथा पुनः उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा प्राप्त विकिरण की प्रकृति एवं मात्रा के अध्ययन के द्वारा संबंधित वस्तु के आंकड़े का एकत्रीकरण किया जाता है। अपना देखते हैं। सुदूर संवेदन के अंतर्गत वस्तुओं द्वारा परावर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण तथा पुनः उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा प्राप्त विकिरण की प्रकृति एवं मात्रा के अध्ययन के द्वारा संबंधित वस्तु के आंकड़े का एकत्रीकरण किया जाता है तथा इन आंकड़ों के अध्ययन के बाद ही सही निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। सुदूर संवेदी उपग्रह के माध्यम से काफ़ी सूक्ष्म चित्रों को प्राप्त किया जाता है, फिर कंप्यूटर की सहायता से बड़ा करके उनका विश्लेषण किया जाता है। जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन्हें हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिया जाता है। उपग्रह से प्राप्त सूक्ष्म चित्र किस ओर इशारा कर रहे हैं यह हमें डिजिटल प्रोसेसिंग या उपग्रह प्रणाली में अध्ययन करने के बाद सही तरीके से पता लगाया जाता है। तो एक बार हम इसकी कार्यप्रणाली को पुनः समझते हैं। तो एक बार आप ध्यान से देखें। सर्वप्रथम सुदूर संवेदन के अंतर्गत वस्तुओं द्वारा परावर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण तथा पुनः उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा प्राप्त विकिरण की प्रकृति एवं मात्रा के अध्ययन के द्वारा संबंधित वस्तु के आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है तथा इन आंकड़ों के अध्ययन के बाद ही सही निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। सुदूर संवेदी उपग्रह के माध्यम से काफ़ी सूक्ष्म चित्रों को प्राप्त किया जाता है, फिर कंप्यूटर की सहायता से बड़ा करके उनका विश्लेषण किया जाता है। जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन्हें हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिया जाता है। उपग्रह से प्राप्त सूक्ष्म चित्र किस ओर इशारा कर रहा है यह हमें डिजिटल प्रोसेसिंग का उपग्रह प्रणाली में अध्ययन करने के बाद सही तरीके से पता लगाया जा सकता है। तो जो हमारे जो नोट्स हैं इनकी जो भाषा है बहुत ही सरल है और हैंड रिटन नोट्स हैं टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो इन्हें आप परचेस कर सकते हैं और अपने समय का समुचित मात्रा में सदुपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आवृत्ति के क्रम में वर्गीकरण विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। एक बार पुनः देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आवृत्ति के क्रम में वर्गीकरण विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। हमारे नोट्स में आपको यह भी ज्ञात हो जाएगा किस नंबर के प्रश्न के लिए कितना सफिशिएंट आंसर लिखना है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आवृत्ति के क्रम में वर्गीकरण विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। यहाँ पर चार्ट भी दिया गया है कि गामा, एक्स, परावैंगनी, दृश्य, अविरक्त, माइक्रोवेव, रेडियो आदि तरंगें बताई गई और किसका कितना होता है 10 के ऊपर -13 सेंटीमीटर गामा का होता है, एक्स के ऊपर 10-9 होता है, परावैंगनी के ऊपर 10-6 होता है, दृश्य के ऊपर 10-4 होता है, अवरक्त के ऊपर 10-2 सेंटीमीटर, माइक्रो के ऊपर 1 सेंटीमीटर और रेडियो के ऊपर 1 किलोमीटर। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आवृत्ति के क्रम में वर्गीकरण विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अलग अलग हिस्सों में बांट देने से आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की पट्टियां बन जाती हैं। इसमें जो आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अलग अलग हिस्सों में बांट देने से आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की पट्टियां बन जाती हैं, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रकाश के वेग से गति करती हैं, इसलिए इन तरंगों में विभिन्न प्रकार की आवृत्तियां, तरंग दैर्ध्य एवं फोटॉन ऊर्जा की विस्तृत श्रृंखला के रूप में पाई जाती हैं। जिस प्रकार से इसमें आवृत्ति तरंग दैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को अलग अलग हिस्सों में बांट देने से आवृत्ति तरंग दैर्ध्य के आधार पर विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की पट्टियां बन जाती हैं, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रकाश के वेग से गति करती हैं, इसलिए इन तरंगों को विभिन्न प्रकार की आवृत्तियां, तरंग दैर्ध्य और फोटॉन ऊर्जा की विस्तृत श्रृंखला के रूप में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में जाना, सुदूर संवेदन अर्थात रिमोट सेंसिंग की कार्यप्रणाली के बारे में जाना और रिमोट सेंसिंग अर्थात सुदूर संवेदन के जनक पिथरोट पिथरोटी को कहा जाता है। इसके विकास क्रम के बारे में भी हमने चर्चा की। साथ ही साथ इसके अनुप्रयोग राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है, इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। और सुदूर संवेदन वह है किसी वस्तु के सीधे संपर्क में आए बिना उसके बारे में आंकड़े एकत्रित करना, संग्रह करना सुदूर संवेदन कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आगे भी ऐसे हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। और आज ही आप हमारे भूगोलिक, सूचना तंत्र आदि महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। 5 मार्क, 11 मार्क एवं 3 मार्कर
आज ही आप हमारे PDF परचेस करें। साथ ही साथ जो DSP आकांक्षा जैन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है 3 मार्कर की, उसमें भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे पेपर 1, 2 और 3 के। यदि आप कुरियर द्वारा वह पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी कुरियर द्वारा भी बुक प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे।